सोचिए, एक ऐसा वक्त था जब जापान की इकोनॉमी इतनी बुलंदी पर थी कि अकेले टोक्यो के इंपीरियल पैलेस की जमीन की कीमत पूरे कैलिफोर्निया से ज्यादा थी। और फिर अचानक सब कुछ ढह गया। पर यह बुलबुला अपने आप नहीं फूटा। तो फिर इसका असली ट्रिगर क्या था? चलिए इस पड़ताल में समझते हैं। जापान के बबल क्रैश के बारे में जब भी बात होती है तो अक्सर यही लगता है कि भाई ये तो होना ही था, अपने आप हो गया। पर क्या सच में ऐसा है? क्या ये कहानी इतनी सीधी है? असल में इस आर्थिक बुलबुले के फूटने की वजह क्या थी? देखिए, एक तरफ है वो कहानी जो सब सुनाते हैं कि बाजार में सट्टेबाजी हद से ज्यादा हो गई थी, इसलिए वो ढह गया। और दूसरी तरफ है वो सच्चाई जो ये स्रोत सामने रखता है। सच्चाई ये है कि ये बुलबुला अपने आप नहीं फूटा, इसे फोड़ा गया था। और वो भी कुछ ऐसी पॉलिसी मिस्टेक से जिन्हें टाला जा सकता था। तो सवाल ये है कि ये बुलबुला इतना बड़ा बना कैसे? आखिर इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? चलिए कहानी की जड़ तक चलते हैं और देखते हैं कि वो कौन से राजनीतिक फैसले थे जिन्होंने इस आग में घी डालने का काम किया। तो ये कहानी शुरू होती है 1985 के प्लाजा अकॉर्ड से। इस समझौते की वजह से जापानी येन अचानक बहुत मजबूत हो गया। अब देखिए, येन मजबूत हुआ तो सीधा झटका लगा जापान के एक्सपोर्ट्स पर। धंधा ठंडा पड़ने लगा और इसी मंदी से बचने के लिए सरकार और बैंक ऑफ जापान ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने ब्याज दरें घटाकर एकदम निचले स्तर पर ला दी। अब इसका नतीजा क्या हुआ? बाजार में जैसे सस्ते पैसे की बाढ़ आ गई। कंपनियों के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए लोन लेना इतना आसान हो गया कि बस पूछिए मत। और यहीं से एक बहुत बड़े एसेट बबल के बनने की जमीन तैयार हो गई। एकदम परफेक्ट माहौल। अब जब कीमतें आसमान छू रही थी, जब सबको साफ साफ दिख रहा था कि बाजार जरूरत से ज्यादा गर्म हो रहा है, तो फिर किसी ने कुछ किया क्यों नहीं? क्यों किसी ने समय रहते ब्रेक नहीं लगाया? इसकी तीन बड़ी वजह थीं जिन्होंने फैसले लेने वालों के हाथ जैसे बांध दिए थे। एक तरफ थे बैंक, जो बढ़ती जमीन की कीमतों के दम पर और ज्यादा कर्ज बांट रहे थे। दूसरी तरफ थे नेता, जो बढ़े हुए टैक्स रेवेन्यू से मन ही मन खुश थे। और तीसरी और सबसे बड़ी वजह थी बैंक ऑफ जापान का अपना डर कि कहीं ब्याज दरें बढ़ाईं तो येन फिर से मजबूत हो जाएगा और एक्सपोर्ट्स को फिर से नुकसान होगा। और फिर सब कुछ बदल गया। एक के बाद एक दो ऐसे नीतिगत झटके लगे जिन्होंने इस बुलबुले को फोड़कर एक ऐतिहासिक तबाही में बदल दिया। यही थे वो दो असली ट्रिगर। पहला ट्रिगर था बैंक ऑफ जापान की तरफ से आई एक शॉक थेरेपी। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। 6%। सिर्फ 18 महीनों के अंदर ब्याज दरें 2.5% से बढ़ाकर सीधी 6% कर दी गईं। ये कोई धीरे धीरे ब्रेक लगाना नहीं था। ये तो ऐसा था जैसे तेज रफ्तार गाड़ी पर अचानक से इमरजेंसी ब्रेक खींच दिया हो। और इस इमरजेंसी ब्रेक ने एक खतरनाक चेन रिएक्शन शुरू कर दिया। सबसे पहले कर्ज मिलना बंद हो गया। फिर खरीदार बाजार से गायब हो गए। जब खरीदार ही नहीं रहे तो एसेट्स की कीमतें गिरने लगीं। और जैसे ही कीमतें गिरीं, बैंकों की हालत खराब होने लगी, क्योंकि उनके पास जो गिरवी सामान था उसकी कीमत घट गई। नतीजा, घबराए हुए बैंकों ने कर्ज देना और भी कम कर दिया और गिरावट और भी तेज हो गई। अगर बैंक ऑफ जापान का कदम पहला बड़ा झटका था, तो दूसरा और आखिरी प्रहार किया वित्त मंत्रालय ने। मार्च 1990 में वित्त मंत्रालय ने एक ऐसा आदेश जारी किया जिसने रही सही कसर भी पूरी कर दी। टोटल वॉल्यूम कंट्रोल। सादे शब्दों में कहें तो रियल एस्टेट के लिए हर तरह का लोन देना बंद करो। अभी क्या अभी इस एक कदम ने रियल एस्टेट मार्केट का समझिए गला ही घोट दिया। बुलबुला तो फूट गया था, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। असल में इसके बाद जो गलतियां हुईं, उन्होंने एक बुरी हालत को एक भयानक तबाही में बदल दिया। चलिए देखते हैं कैसे। क्रैश के बाद तीन बड़ी गलतियां हुईं जिन्होंने जापान की रिकवरी को सालों पीछे धकेल दिया। पहली, बैंकों ने इतना डर कर लोन देना बंद कर दिया कि अच्छी भली कंपनियों को भी कैश मिलना बंद हो गया। दूसरी, बैंकों ने अपने डूबे हुए कर्जों को छिपाना शुरू कर दिया, जिससे ज़ॉम्बी कंपनियां बन गईं, ऐसी कंपनियां जो सिर्फ कागज पर जिंदा थीं। और तीसरी, सरकार का रिस्पॉन्स बहुत ही धीमा और बेअसर था। तो ये सिर्फ एक मार्केट क्रैश नहीं था, ये उस दौर की शुरुआत थी जिसे आज हम जापान के लॉस्ट 30 इयर्स यानी खोए हुए 30 साल के नाम से जानते हैं। इसका असर सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं था, ये एक गहरा मनोवैज्ञानिक सदमा था। इस क्रैश ने
पूरे इकोनॉमिक सिस्टम को डर के एक ऐसे माहौल में फ्रीज कर दिया जिससे निकलना नामुमकिन सा हो गया। और इस डर की विरासत आज भी दिखती है। बैंक किसी भी तरह का रिस्क लेने से कतराने लगे। कंपनियां नए प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाने के बजाय कैश जमा करने लगीं और सबसे बड़ा असर आम लोगों पर पड़ा। सैलरी बढ़नी बंद हो गई क्योंकि कंपनियां परमानेंट जॉब्स की जगह सस्ते टेम्पररी लेबर को तरजीह देने लगीं। तो इस पूरी कहानी को देखने के बाद आखिरी फैसला क्या है? इस तबाही का असली कारण क्या था? चलिए अब अंतिम निष्कर्ष पर आते हैं। देखिए, इस पूरी पड़ताल का सबसे बड़ा सबक यही है कि वो बुलबुला अपने आप नहीं फूटा था, उसे जानबूझकर धक्का दिया गया था। तो तबाही का फॉर्मूला क्या था? बहुत सिंपल। एक तरफ बहुत तेजी से बढ़ाए गए ब्याज दरें और दूसरी तरफ रियल एस्टेट की फंडिंग पर अचानक लगा दी गई फुल स्टॉप। इन दोनों को मिला दीजिए और नतीजा था एक मैन मेड इकोनॉमिक डिजास्टर। और ये सब हमें आज एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाके खड़ा करता है। क्या हमने जापान के अनुभव से कुछ सीखा है? अगर आज दुनिया में किसी भी देश के सामने ऐसी ही बबल वाली सिचुएशन आ जाए तो क्या वहां के पॉलिसी मेकर्स वही गलतियां दोहराने से बच पाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।